क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है उड़द फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं उड़द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उड़द क्या है अभी एक दाल है या पल्स क्रॉप बोल देते हैं इसको। इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको उड़द बोल देते हैं या इसको बोलते हैं काला चना। ठीक है, क्योंकि इसके जो बीज हैं या सीड हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के या काले रंग के होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको काला चना भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको उड़द भी बोल देते हैं, उड़द बीन भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर ब्लैक ग्राम भी कह सकते हैं। तो ये इसके कॉमन नेम है या सामान्य नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसका बॉटनिकल नेम अगर अपने बात करें तो वनस्पतिक नाम क्या है इसका, विग्ना मुंगो। ठीक है, शुरू में क्या था, इसका जो नाम था वो था फेशियोलस मुंगो। ठीक है, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, हैपर। ठीक है, तो हैपर ने उड़द का नाम फेशियोलस मुंगो से बदलकर क्या कर दिया, विग्ना मुंगो कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों ही नाम सही हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, फेशियोलस मुंगो भी सही है और विग्ना मुंगो भी सही है। ठीक है, लेकिन आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, विग्ना मुंगो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसकी फैमिली की बात करें तो आपको पता ही है, पल्स है, दाल है, तो इसका मतलब कुल कौन सा हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी, या इसको बोल देते हैं फैबेसी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी या फैबेसी को फिर आगे 3 सब फैमिलीज के अंदर या उपकुलों के अंदर विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी, पेपिलियोनेसी, सीजलप्नोइडी एंड लोटोइडी। ठीक है, तो इसमें से जो उड़द है वो कौन से उपकुल में आएगा, कौन से सब फैमिली में आएगा, पेपिलियोनेसी उपकुल या सब फैमिली के अंदर। तो पेपिलियोनेसी नाम जो है वो क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो दल होते हैं या पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेपिलियोनेसियस, या उसको बोल देते हैं तितली नुमा। ठीक है, ध्वजीय दल विन्यास होता है, ये मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था। ठीक है, तो उपकुल या सब फैमिली पेपिलियोनेसी हो जाएगी। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो कितना है अभी, 22 है या 22 है। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22। इसका मतलब इसमें कोई भी पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता नहीं है, तो ये डिप्लॉइड स्पीसीज है, 22 क्रोमोसोम्स है इसके अंदर। इसके अलावा इसकी खास बात क्या होती है, अभी उड़द का जो रूट सिस्टम होता है या जो मूल तंत्र होता है वो बहुत ज़्यादा डीप होता है या गहरा होता है। ठीक है, और गहरा होने की वजह से ये क्या करता है, अभी मृदा के जो कण होते हैं यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनको ये बाइंड करके रखता है, उसको बांधे रखता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या नहीं होता, अभी मृदा अपरदन नहीं होता या सॉइल इरोजन नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब जो उड़द का रूट सिस्टम है या इसका मूल तंत्र है वो मृदा अपरदन को रोकता है या सॉइल इरोजन को रोकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है या ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, अभी भारत के अंदर हुआ है या इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, भारत या इंडिया है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो एक जंगली जाति से हुई है। ठीक है, एक जंगली जाति या वाइल्ड एंसेस्टर है इसका, उसका नाम क्या है अभी, विग्ना मुंगो। वैरायटी कौन सी है, सिल्वेस्ट्रिस। तो इस जंगली जाति से या वाइल्ड स्पीसीज से ओरिजिन हुआ या उत्पत्ति हुई किसकी, विग्ना मुंगो की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी सब स्पीसीज या उपजातियों की। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक है अभी, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, बोस। इसने 1932 में 1932 में इसने क्या बताया कि जो उड़द है उसको 2 सब स्पीसीज के अंदर या 2 उपजातियों के अंदर आगे विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी उपजातियां हैं या सब स्पीसीज हैं, विग्ना मुंगो वैरायटी नाइगर और दूसरी है विग्ना मुंगो वैरायटी विरिडिस। अब नाइगर और विरिडिस में क्या डिफरेंस होता है या क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो नाइगर की अगर अपने बात करें तो इसके जो पौधे हैं वो शीघ्र पकने वाले होते हैं। ये जो किस्म है या ये जो उपजाति है या सब स्पीसीज है ये अर्ली मैच्योरेशन वाली वैरायटी है। ठीक है, या शीघ्र पकने वाली किस्म है। जबकि अगर अपने विरिडिस की बात करें तो ये पकने में बहुत ज़्यादा समय ले जाती है। ठीक है, तो ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है या देरी से पकने वाली उपजाति या सब स्पीसीज है। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस होता है इसके सीड्स में या बीजों के अंदर। जो
नाइगर है, इसके बीज कैसे होते हैं भी, ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं, और इनका साइज कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो लार्ज साइज के बड़े बीज होते हैं। जबकि जो विरिडिस है, इसके सीड्स जो हैं या बीज हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होंगे। और जो सीड का साइज है या बीज का आकार है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं नाइगर और विरिडिस के अंदर, ये ध्यान में रखना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उड़द की उपजातियों के नाम लिखो, है ना, या सब स्पीसीज के नेम बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना भी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुष्पीय बायोलॉजी की या फ्लोरल बायोलॉजी की। ठीक है, तो इसकी जो फ्लोरल बायोलॉजी है वो पेपिलियोनेसी उपकुल के अंदर जितने भी पौधे हैं या जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सब की फ्लोरल बायोलॉजी एक समान होती है। ठीक है, तो इसमें भी किस प्रकार का दल विन्यास होगा भी, ध्वजीय दल विन्यास, या इसको क्या बोल देते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ये इसके दलों का विन्यास होता है या पेटल्स का ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, ये अपने आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उड़द का जो पौधा है वो कैसा होता है भाई, एक वर्षीय होता है या एनुअल होता है। ठीक है, तो इसका जो जीवन चक्र है या लाइफ साइकिल है वो एक वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है या हाइट है इसके पौधे की वो कितनी रहती है अभी, 30 से लेके 100 सेंटीमीटर तक रहती है। मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर हो सकती है और कम से कम कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब इसके पुष्पक्रम की बात कर लेते हैं या इन्फ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है भाई, रसीम। ठीक है, तो रसीम प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इसमें जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं, 5 से 6 जो पुष्प हैं या 5 to 6 फ्लावर्स जो हैं वो एक क्लस्टर के रूप में, एक गुच्छे के रूप में पर्ण के कक्ष में या लीफ के एक्सिस के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, किस पुष्पक्रम में, रसीम पुष्पक्रम या रसीम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसको अपने डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका मेन स्टेम है या मुख्य तना है, और मुख्य तने पर ये इसकी लीफ है। लीफ कैसी है अभी, ट्राइफोलिएट है या त्रिपर्ण की लीफ है। इसका मतलब 3 लीफलेट्स या पर्णक आपको दिख रहे होंगे। ये टोटल एक ही लीफ है या एक ही पर्ण है। ठीक है, लेकिन इसके लीफलेट्स कितने हैं अभी, 3 हैं। ठीक है, मूंग में भी ऐसा ही होता है। तो 3 लीफलेट्स हैं या पर्णक हैं, और इस लीफ के कक्ष से या एक्सिस से आप लोग देख सकते हो एक वृंतनुमा संरचना या एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेडंकल या पुष्पावली वृंत। और इस पेडंकल के बिल्कुल शीर्ष भाग पर 5 से 6 फ्लावर्स का जो क्लस्टर है ना, या 5 से 6 पुष्पों का एक गुच्छा जो है वो उपस्थित होता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रसीम पुष्पक्रम या रसीम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये है अभी इसका इन्फ्लोरेसेंस। अब अपने हर एक फ्लावर की बात करें तो हर एक फ्लावर या पुष्प कैसा होता है अभी, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब स्टामेन्स एंड कार्पेल्स यानी पुंकेसर और अंडप जो हैं वो दोनों के दोनों एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं। ऐसे फ्लावर्स क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। इसके अलावा पुष्प कैसा होता है भी, व्रंतीय होता है या स्टॉक्ड होता है। ठीक है, तो एक व्रंत के द्वारा ये पुष्पावली व्रंत या पेडंकल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं भी, एक व्यास सममित होते हैं यानी कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो इनकी सममिति या सिमेट्री कैसी होती है, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित। इसका मतलब क्या है भी, पुष्प में केवल एक ही तल या केवल एक ही अक्ष या एक्सिस ऐसा होता है जहां से हम उस पुष्प को या उस फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर या 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सममिति है वो क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं सबसे बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है अभी, बाह्य दल। तो बाह्य दल पुंज या इसको क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। तो कैलिक्स के अंदर कितने बाह्य दल होते हैं, 5 बाह्य दल होते हैं या 5 सेपल्स होते हैं। और ये सेपल्स किस रंग के होते हैं भी, हरे रंग के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो बाह्य दल हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त। ठीक है, उसके बाद दलों की बात करते हैं। दूसरा जो वर्ल्ड है या दूसरा जो चक्र है जो बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, दलपुंज, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कोरोला। ठीक है, तो दलपुंज या कोरोला। इसके अंदर कितने पेटल्स या दल होते हैं भी, 5 दल होते हैं, और ये
कौन से रंग के होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पीले रंग के होते हैं, यानी कि येलो कलर के होते हैं। ये कौन से दल विन्यास में होते हैं? ध्वजीय दल विन्यास के अंदर या वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्वजीय दल विन्यास क्या होता है अभी ये हम लोग देखेंगे आगे। जो पेटल्स या दल हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं अभी? एक तो है ध्वज, दूसरा प्रकार कौन सा है? पक्ष, और तीसरा है नौतल। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ध्वज को क्या बोलते हैं? वैक्सिलम भी बोल देते हैं या स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा या लार्ज साइज का पेटल होता है या दल होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, अपर साइड में फ्लावर की उपस्थित होता है। ठीक है, तो ध्वज हो गया। दूसरा पक्ष की बात करें तो ये जो पक्ष है या विंग है ये लिटरल साइड में या पार्श्व में उपस्थित होते हैं, और इनका आकार कैसा होता है? भी मध्यम होता है। ठीक है, यानी कि ना तो ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा होता है। तो मध्यम आकार के होते हैं ये जो दल हैं, 2 पार्श्वीय या 2 लेटरल मीडियम पेटल्स। ठीक है, 2 पार्श्वीय मध्यम दल। तीसरे टाइप के हैं नौतल, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं कील और कैरिना। ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं। तीनों प्रकारों में से तीनों प्रकारों में सबसे छोटे नौतल या कील या कैरिना होते हैं, और सबसे नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं, लोअर साइड में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है? अभी इनके अंदर पुंकेसर व स्त्री केसर जो हैं, यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं, इसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं या बंद रहते हैं। ठीक है, इसी कारण इनमें हमेशा क्या होता है? अभी स्वपरागन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं वो कभी भी बाह्य वातावरण के या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी बाहर से परागकण आकर वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर सकता। तो इसी पुष्प के अंदर जो पुंकेसर या स्टामेन उपस्थित है, इसके परागकण या पॉलन ग्रेन्स कार्पेल की वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा के ऊपर आकर पॉलिनेशन या परागन करेंगे। तो इस तरह का परागन क्या कहलाएगा? स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं? निम्नलिखित परागन, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी? क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपिलियोनेसी फैमिली के या पेपिलियोनेसी उपकुल या सब फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। तो डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी सबसे बड़े आकार का या लार्ज साइज का एक दल या पेटल होता है जिसको बोलते हैं ध्वज या वैक्सिला। उसके बाद लेटरल साइड में पार्श्व की तरफ 2 मध्यम साइज के मध्यम आकार के या मीडियम साइज के दल होते हैं, इनको बोल देते हैं पक्ष या विंग। तो संख्या में कितने हैं? अभी 2 हैं। उसके बाद सबसे नीचे की तरफ छोटे साइज के या स्मॉल साइज के या छोटे आकार के दल या पेटल्स उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अभी? कील या नौतल। ठीक है, इंग्लिश में भी कील भी बोल देते हैं उसको, कैरिना भी बोल देते हैं। तो स्टामेन्स एंड कार्पेल्स या पुंकेसर और स्त्री केसर जो हैं वो इन्हीं 2 पेटल्स के मध्य या इन्हीं 2 दलों के मध्य बंद रहते हैं या एनक्लोज रहते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हो, ये कैसा दिखाई दे रहा है? तितली नुमा। ठीक है, ये दल कैसे हैं अभी? तितली नुमा दिखाई दे रहे हैं। पेपिलियोनेसियस पेटल्स हैं, इसीलिए इस उपकुल का नाम या इस सब फैमिली का जो नाम है वो क्या है? पेपिलियोनेसी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके एंड्रोशियम पर या पुमंग पर। ठीक है, तो इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने पुंकेसर होते हैं। तो टोटल पुंकेसर या स्टामेन्स कितने हैं अभी? 10 या 10 हैं। अब ये जो पुंकेसर हैं वो कैसे होते हैं? द्विसंगी होते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? डाइएडल्फस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। तो इसमें 2 संघ बनते हैं या 2 समूह बनते हैं या 2 ग्रुप्स बनते हैं स्टामेन्स या पुंकेसर के। ठीक है, एक समूह के अंदर कितने पुंकेसर होते हैं? 9 पुंकेसर होते हैं या 9 स्टामेन्स होते हैं, और दूसरे समूह या ग्रुप के अंदर केवल एक एलोन या अकेला पुंकेसर या स्टामेन होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 समूह बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? द्विसंघी या डाइएडल्फस। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये है स्टेमिनल क्लस्टर। ठीक है, या पुंकेसरी संघ, जिसके अंदर टोटल 9 पुंकेसर हैं या स्टामेन्स हैं, और दूसरी तरफ देख सकते हो आप एकल पुंकेसर या सिंगल स्टामेन है। ठीक है, तो 2 ग्रुप बन गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइएडल्फस या द्विसंघीय पुंकेसर। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैनोशियम या स्त्री केसर की। तो इसमें सबसे पहले
नंबर ऑफ कार्पल्स या अंडकों की जो संख्या है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें सिर्फ एक ही अंडक होता है या एक ही कार्पल होती है। इस कार्पल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बीजांड या ओव्यूल्स की संख्या कितनी होती है। तो 8 से लेके 15 तक बीजांड या ओव्यूल्स इसके अंदर हो सकते हैं। ये जो बीजांड हैं या ओव्यूल्स हैं वो प्लासेंटा पर लगे रहते हैं। कौन से बीजांड न्यास या कौन से बीजांड न्यास के अंदर है ये? सीमांत बीजांड न्यास, ठीक है, या इसको बोल देते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पैपिलियोनेसी कुल के जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में ये व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसकी वर्तिकाग्र की बात कर लेते हैं, स्टिग्मा की बात कर लेते हैं। तो कार्पेल की जो स्टिग्मा है या अंडक की जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होती है? हेयरी नेचर की होती है या रोमीय होती है। और साथ में क्या होती है? अभी सर्पिलाकार कुंडलित होती है, यानी कि स्पाइरली कोइल्ड होती है, ठीक है। तो ये खास बात होती है इसकी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र की। चलिए उसके बाद फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं अभी। तो सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा इसका मात्र अक्ष या मदर एक्सिस। तो ऐसा अक्ष या एक्सिस जिस पर पुष्प या फ्लावर लगा रहता है क्या कहलाता है? मात्र अक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पे मात्र अक्ष कौन सा होगा अभी? पेडंकल या पुष्पावली वृंत होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बाहर की तरफ वाली संरचनाएं देख लेते हैं। इसमें एक ब्रैक्ट या सहपत्र उपस्थित होता है और इसके अलावा इसमें 2 सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोल्स उपस्थित होती हैं बाहर की तरफ। उसके बाद इसके मेन भाग जो है, सबसे बाहर की तरफ का जो चक्र है या वर्ल है वो क्या कहलाता है अभी? बाह्य दलपुंज कहलाता है। टोटल कितने बाह्य दल दिख रहे हैं आपको इसके अंदर? 5 बाह्य दल या सेपल्स हैं, ठीक है। और ये सेपल्स आपस में मैंने बताया था आपको जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो पांचों के पांचों जो बाह्य दल हैं या सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं या संयुक्त हैं। उसके बाद अंदर की तरफ एक और वर्ल्ड होता है ना, पेटल्स का वर्ल्ड या दलों का एक चक्र होता है, उसको क्या बोल देते हैं अभी? कोरोला। तो ये है कोरोला या दलपुंज। तो दलपुंज मैंने आपको बताया था कि कौन सा विन्यास होता है? ध्वजीय दल विन्यास। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर की तरफ ध्वज या वैक्सिलम, जो कि सबसे बड़े आकार का दल या पेटल होता है। उसके बाद 2 लेटरल होते हैं, तो पिंक कलर के दिख रहे होंगे आपको। तो लेटरल क्या है अभी? पक्ष या विंग है, जो कि मीडियम साइज के या मध्यम आकार के होते हैं। और फिर नीचे की तरफ सबसे छोटे आकार के आपको दिख रहे होंगे 2 दल, जो क्या है? नौतल या कील बोल देते हैं इनको। और इन्हीं नौतल या कील के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर जो है ना, यानी स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो है इसके अंदर बंद रहते हैं या एनक्लोज रहते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है इसमें? स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्टामेंस की या पुंकेसर्स की। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक पुंकेसर अकेला है या अलोन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक संघ हो गया। दूसरे संघ में देखो आप 9 पुंकेसर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, एक समूह बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दूसरा समूह। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विसंगी पुंकेसर या डाइडेल्फस स्टामेंस। अब ये जो पुंकेसर हैं वो 2 चक्रों के अंदर या 2 वर्ल्स के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बाहर वाला चक्र और फिर ये हो गया अंदर वाला चक्र। अंदर वाला जो चक्र है या इनर जो वर्ल्ड है उसमें कितने स्टामेंस हैं अभी? कितने पुंकेसर हैं? 5 या 5। और बाहर वाला जो चक्र है उसके अंदर कितने स्टामेंस हैं? इसमें भी 5 या 5 स्टामेंस हैं, ठीक है। तो जो बाहर वाला चक्र है उसका एक स्टामेन फ्री या स्वतंत्र होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे सेंटर में आपको दिख रहा होगा अंडक या कार्पेल इसका, और कार्पेल में ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है इसका? ओव्यूल या बीजांड है, ठीक है। तो कौन सा प्लासेंटेशन है? कौन सा इसके अंदर बीजांडन्यास है? मार्जिनल या इसको क्या बोल देते हैं? सीमांत बीजांडन्यास। तो इसमें बीजांड जो है वो कार्पेल के सीमा पर लगा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको सीमांत बीजांडन्यास या मार्जिनल प्लासेंटेशन बोल देते हैं, ठीक है। अभी तो ये है इसका कंप्लीट फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र। परागण की बात करें या पॉलिनेशन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया ये कैसी अभी स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें 99% तक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन होता है। कुछ पर परागन हो सकता है, ठीक है, वो भी 1% तक या उससे भी कम, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होता है, भी निम्नलिखित परागण होता है या क्लस्टोगैमी होती है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर मैंने आपको बताया वो बंद होते हैं इसके अंदर, पेटल्स के अंदर या दलों के अंदर, ठीक है। और इस वजह से इसमें क्या होता है अभी 100% या 99% तक क्या होता है इसके अंदर स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो परागण के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके फ्रूट की बात कर लें तो पेपेलियोनेसी कुल के जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी पौधे हैं उन सब में सेम टाइप का फ्रूट जो है वो उपस्थित होता है। तो कौन सा है अभी, पॉड या लेग्यूम बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो 4 से 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, ठीक ठाक इसकी लंबाई है। इसमें बीजों की संख्या उतनी ही होगी जितने बीजांड थे। तो बीजांड कितने थे भी, 8 से 15 थे, तो बीज भी कितने होंगे, 8 से 15 होंगे, ठीक है। तो 8 to 15 सीड्स होते हैं इसके अंदर। और इनका जो रंग है वो या तो बहुत अधिक ब्लैक होता है, काला रंग होता है इन बीजों का या सीड्स का, और या फिर गहरा भूरा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, डीप ब्राउन। तो ये फ्रूट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके प्रजनन उद्देश्यों की या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जो कि सभी फसलों के अंदर कॉमन रहता है वो क्या है अभी, अधिक उपज या हायर यील्ड, ठीक है। तो उड़द के अंदर जो उपज है वो कुछ कारकों के ऊपर निर्भर कर सकती है, जैसे प्रति पौधा पॉड्स की संख्या, जितनी पॉड्स की संख्या ज़्यादा होगी एक पौधे के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर, उतने ही ज़्यादा यील्ड या उपज हमें प्राप्त होगी। दूसरा है प्रति पॉड बीजों की संख्या, है ना। अगर मान लीजिए सभी पॉड 15 बीजों वाले हैं या 15 सीड्स वाले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमें उपज ज़्यादा प्राप्त होगी, तो ये भी उपज को प्रभावित करता है। इसके अलावा पॉड का आकार, साइज ऑफ पॉड, ठीक है, पॉड का जो साइज है जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा उसमें सीड्स होंगे, है ना, और उतनी ही ज़्यादा उपज हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा बीज का आकार, बीज का जो साइज़ है या सीड का साइज़ जो है वो जितना बड़ा होगा उतना ही वो उसका जो भार है या वेट है वो ज़्यादा होगा, तो उपज हमारी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं या 4 कारक हैं जिनके ऊपर उपज जो है वो प्रभावित निर्भर करती है या डिपेंड रहती है। उसके बाद आता है अभी विभिन्न परिपक्वन काल या डिफरेंट मैच्योरिटी ड्यूरेशंस। अब देखो जो उड़द की क्रॉप है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर या अलग अलग रीजन्स के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। जैसे शुष्क कृषि या इसको ड्राई फार्मिंग भी बोल देते हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है ना, पानी जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दूसरा सिंचित क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे इरिगेशन या सिंचाई जो है वो आसानी से हम लोग दे सकते हैं क्योंकि जो वाटर है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जल भरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, है ना। तो वाटर लॉगिंग एरियाज़ के लिए भी हमें उड़द की किस्में जो हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ड्राई फार्मिंग या शुष्क कृषि की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो उड़द की किस्में होंगी वो कैसी होनी चाहिए, मध्यम परिपक्वन काल, ठीक है, या इसको बोल देते हैं मिडल मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। यानी मैच्योरिटी पीरियड है जो परिपक्वन काल है वो ना तो बहुत लंबा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इसके अलावा उपज कैसी होनी चाहिए भी, उच्च उपज होनी चाहिए, वैरायटी की जो उपज है या यील्ड है वो हाई होनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो सिंचित क्षेत्र के लिए हमें जो उड़द की वैरायटी डेवलप करनी है उनमें क्या गुण होना चाहिए, लघु परिपक्वन काल, ठीक है, या इसको बोल देते हैं शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड। इसका मतलब बहुत कम टाइम में ही जो फसल है उड़द की वो तैयार हो जानी चाहिए पककर, ठीक है। और साथ में इसकी उपज कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, यील्ड जो है वो हाई आनी चाहिए इस वैरायटी की। तीसरा जल भराव क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए भी जो वाटर लॉगिंग एरियाज़ हैं उनमें जो हम लोग वैरायटी डेवलप करेंगे उड़द की, लघु परिपक्वन काल यानी शॉर्ट मैचुरेशन पीरियड उनका होना चाहिए, कम टाइम में ही पककर तैयार हो जानी चाहिए, और यील्ड इसमें भी हाई चाहिए या उच्च उपज चाहिए हमें। तो 3 अलग अलग क्षेत्रों के लिए हम लोग अलग अलग टाइप की जो वैरायटीज़ हैं वो डेवलप करते हैं उड़द के अंदर। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद आता है भी रोग रोधिता या डिजीज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उड़द की जो फसल है या क्रॉप है उसको बहुत सारे रोग जो हैं वो प्रभावित करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो डैमेज करने वाले रोग हैं वो वायरस के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 वायरल डिजीज़ आपको दिख रही होंगी। सबसे पहली है अभी मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है या सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक गंभीर रोग है, ठीक है, सीरियस डिजीज़ है ये। तो इसका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो इसका कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करेंगे, ऐसी किस्में विकसित करेंगे जो इस रोग के प्रति क्या हों, प्रतिरोधी हों या रेजिस्टेंट। इसके अलावा दूसरा देख सकते हो, दूसरी डिजीज़ भी वायरस से रिलेटेड है, लीफ क्रिंकल वायरस बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो अटैक है या इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी ये जब भी इसका इन्फेक्शन होता है तो ये डैमेज करता है, क्रॉप को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है ना, ये फंगल डिजीज़ है, तो इसके अगेंस्ट भी हमें रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी होती है। इसके अलावा कुछ और डिजीज़ के नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अभी, राइजोक्टोनिया ब्लाइट, मैक्रोफोमिना ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट एंड स्टेम रॉट। ठीक है, तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी होती हैं, तो ये हमारी ब्रीडिंग का या प्रजनन का उद्देश्य रहता है उड़द की फसल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली डैमेज करते हैं उड़द की क्रॉप को, और कुछ ऐसे भी हैं जो वेक्टर या वाहक के रूप में कार्य करते हैं। किसके लिए? वायरस के लिए। तो मैंने आपको बताया कि उड़द की फसल के अंदर या उड़द की क्रॉप में 2 रोग ऐसे हैं जो वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अभी? मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस और दूसरा है लीफ क्रिंकल वायरस। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन वायरसेस के लिए वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई क्या करती है अभी? वायरस के लिए वाहक का काम करती है, यानी वायरस के लिए ये वेक्टर का काम करती है। ये क्या करती है अभी? वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर लेकर जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है अभी? जो वायरस के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है वो पूरी फसल के ऊपर फैल जाता है। तो अगर वाइट फ्लाई का अटैक हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो हमारी जो पूरी फसल है वो वायरल डिजीज़ से या वायरस रोग से ग्रस्त हो सकती है। ठीक है, तो हमें वायरल डिजीज़ के कंट्रोल के लिए हमें वाइट फ्लाई का कंट्रोल जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमें वाइट फ्लाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी होंगी उड़द बीन के अंदर। इसके अलावा कुछ और इंसेक्ट्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे लीफ ईटिंग कैटरपिलर है, इसके अलावा एफिड्स हैं, पॉड बोरर हैं जो डायरेक्टली डैमेज करते हैं क्रॉप को। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट भी हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा आता है अभी अच्छी गुणवत्ता या बेटर क्वालिटी। तो उड़द के जो सीड होते हैं या बीज होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है अभी? 24% होती है। ठीक है, लेकिन उड़द के अंदर कुछ ऐसी वाइल्ड स्पीसीज या जंगली जातियां भी होती हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 27% होती है। ठीक है, तो ऐसे वंशक्रम या ऐसी लाइन्स भी उपस्थित होती हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है अभी? ऐसे वंशक्रमों का उपयोग करना, है ना, ऐसी लाइन्स का उपयोग करना। कौन सी लाइन्स का? जिनके अंदर 27% प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो 27% प्रोटीन है इसको अगर हम कल्टीवेटेड उड़द के अंदर या कृष्य उड़द के अंदर स्थानांतरित कर सकें, ठीक है, तो हम लोग प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे। 24 से कितनी हो जाएगी? 27% हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। इससे होगा क्या? अभी प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई तो हमारी जो क्वालिटी है या गुणवत्ता जो है उड़द की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिससे इसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ सकती है। इसके बाद उड़द की गुणवत्ता को कुछ कारक हैं जो निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को डिसाइड करेंगे? जैसे सबसे पहला प्रोटीन अंश, अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी आएगी। मैथियोनिन अंश, है ना, मैथियोनिन एक क्या है? एक अमीनो अम्ल है या अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन के अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में मैथियोनिन होगा उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी आएगी, है ना। तो वैसे अगर नॉर्मल अपने देखें उड़द के बीजों में जो प्रोटीन होती है उसमें मैथियोनिन कितने परसेंट होता है? 1.17% होता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर अपने बढ़ा लें तो हमारी जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आती है पकाव गुणवत्ता या कुकिंग क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसी उड़द जो कम समय में पककर तैयार हो जाए, है ना, कम टाइम के अंदर ही पककर तैयार हो जाए, तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो उड़द है वो हाई क्वालिटी की है या उच्च गुणवत्ता की है। ठीक है, तो ये भी एक कारक है जो गुणवत्ता को निर्धारित करता है। इसके अलावा कठोर बीजों का प्रतिशत। जो उड़द के फसल है या उड़द के जो बीज हैं उसमें कुछ कठोर बीज या हार्ड सीड्स उपस्थित होते हैं।
ठीक है, ये हार्ड सीड जो हैं वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं या बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। ठीक है, तो अगर कठोर बीजों का प्रतिशत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो कुकिंग क्वालिटी है या पकाव गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कठोर बीज या जो सॉलिड सीड्स हैं वो कम होने चाहिए या हार्ड सीड्स जो हैं वो कम होने चाहिए। तो ये भी एक कारक है जो गुणवत्ता को या क्वालिटी को प्रभावित करता है। चलिए, उसके बाद लास्ट हम लोग बात करेंगे प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स। तो उड़द की फसल में कौन कौन सी प्रजनन विधियों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो इसमें एक वैरायटी है अभी T9, है ना। T9 किस्म जो है इसको एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। इसको कहाँ से लाया गया था? अभी यूपी से इसका इंट्रोडक्शन किया गया तमिलनाडु के अंदर। तो पहले इसका जो कल्टीवेशन था वो यूपी के अंदर किया जाता था, फिर इसको तमिलनाडु स्टेट के अंदर या राज्य के अंदर इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया, पुनर्स्थापन करवाया गया, और फिर तमिलनाडु में भी इसका जो कल्टीवेशन है या कृषि है वो होने लगी। ठीक है, इसके अलावा शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन जो है, इसके उपयोग से भी कई सारी जो किस्में हैं वो तैयार करने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो अभी तक इनमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन जो एफर्ट्स हैं या प्रयास हैं वो जारी हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरी आती है दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो पंतनगर के अंदर दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो है वो करवाए जाते हैं। ठीक है, एक तो विग्ना मुंगो का क्रॉस करवाया गया किसके साथ? जंगली जाति के साथ, विग्ना मुंगो वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, ये इसकी वाइल्ड स्पीसीज है या जंगली जाति है, तो इसके साथ क्रॉस करवाया गया। और क्रॉस करवाने का उद्देश्य क्या था? येलो मोज़ेक वायरस रोधी वंशक्रम विकसित करना। ठीक है, येलो मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट जो लाइन है उसको डेवलप करना इस संकरण का या हाइब्रिडाइजेशन का उद्देश्य है। तो ये कैसा है? अभी डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है या दूरस्थ संकरण है, क्योंकि अलग अलग जातियों के मध्य हम लोग संकरण करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है। लेकिन ये जो वंशक्रम या लाइन जो है विकसित की गई, इसमें एक समस्या थी। कौन सी समस्या थी भी? पॉड विशरण, या इसको बोल देते हैं पॉड शैटरिंग। इसके जो पॉड होते थे या लेग्यूम्स होते थे, यानी कि जो फ्रूट्स थे इसके, वो अपने आप ही प्लांट से टूट कर, है ना, थोड़ा बहुत मान लीजिए फिजिकल या मैकेनिकल या यांत्रिक झटके के साथ ही जो इसके फ्रूट्स हैं वो अपने आप ही नीचे गिर जाते थे। जैसे हम लोग इसके पौधों को काटते हैं, उड़द के पौधों को जब हम काटते थे तो फल अपने आप ही नीचे गिर जाते थे। इसको क्या बोल देते हैं? पॉड विशरण या पॉड शैटरिंग। तो पॉड शैटरिंग की समस्या जो थी इन वंशक्रमों के अंदर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर ये कहा गया कि ये जो वंशक्रम या लाइन विकसित की गई है इसका बैक क्रॉस करवाया जाए या प्रतीप संकरण करवाया जाए बार बार। किसके साथ? ये जो विग्ना मुंगो है इसके साथ। ठीक है, तो ये है अभी पहला, सबसे पहला दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद दूसरा जो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन था वो किस लिए करवाया गया था? अभी पॉड की लंबाई व पाचनशीलता को बढ़ाने के लिए, है ना। पॉड की लंबाई बहुत कम होती है, उसको अगर अपने लंबा कर लें तो हमारी जो उपज है या यील्ड है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो पाचनशीलता है या डाइजेस्टिबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण करवाया गया, जिसमें विग्ना मुंगो का क्रॉस करवाया गया। ठीक है, किसके साथ? विग्ना रेडिएटा के साथ। तो ये दोनों अलग अलग जातियां हैं, तो इसका मतलब ये दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ? जो भी वंशक्रम या जो लाइन डेवलप हुई थी उसमें बंध्यता की समस्या थी, यानी कि वो स्टेराइल प्लांट्स ज़्यादा डेवलप हो जाते थे, और अगर प्लांट स्टेराइल रहेगा, बंधे रहेगा, तो हमारी जो उपज है या यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट था या जो प्रयोग था वो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी इस प्रजनन विधि का या इस ब्रीडिंग मेथड का जो उपयोग है वो हम लोग उड़द के अंदर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी मेथड आती है अभी उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो उड़द की एक किस्म थी CO1। ठीक है, CO1 को उपचारित किया गया, ट्रीट करवाया गया एक म्यूटाजन के द्वारा। ठीक है, उत्परिवर्तन जन के द्वारा। उसका नाम क्या है अभी? EMS, एथिल मेथेन सल्फोनेट। ठीक है, तो
इस म्यूटाजन के द्वारा CO1 किस्म को उपचारित किया गया और इससे एक नई किस्म विकसित की गई और उसका नाम क्या रखा गया अभी, CO4। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप की गई किस्म है CO4 जो है। उसके बाद इसमें लास्ट ब्रीडिंग मेथड आती है अभी भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो जब भी हम लोग अंतराजातीय संकरण करवाते हैं या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उस टाइम पे जो भ्रूण है या जो एम्ब्रियो बनता है उसके नष्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उड़द में जब हम इंटर स्पेसिफिक या अंतराजातीय संकरण करवाते हैं तो भ्रूण नष्ट होने की वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है वो सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक ब्रांच है PTC या प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में एक तकनीक है एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव, या इसको एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन भी बोल देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भी, बीजों से जो अपरिपक्व बीज होते हैं या इमेच्योर सीड्स होते हैं उनमें से भ्रूण को निकाल लेते हैं, एम्ब्रियो को निकाल लेते हैं और फिर उसको कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धित करवाते हैं ताकि उससे नया प्लांट डेवलप हो सके, नया पौधा विकसित हो सके। फिर उस पौधे को हम लोग फील्ड में मृदा के अंदर स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा नया पौधा जो है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव कहलाता है। तो ये भी एक प्रजनन विधि है जिसका उपयोग उड़द की फसल में किया जाता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।